हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा आप सभी को पता है कि आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई को कैसे अपॉइंट किया जाता है, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस होते हैं इन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविज़न है और ये प्रोविज़न यहाँ पे किस आर्टिकल में दिया गया है। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये तो बात रही आर्टिकल्स की कि किस आर्टिकल में यहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया है। साथ ही साथ आपने अक्सर न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं इंक्लूडिंग सीजीआई, उन सभी को अपॉइंट किया जाता है। उन सभी का जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है, ये सभी आपके अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ये बात एकदम सही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इंक्लूडिंग सीजीआई, इन सभी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पर ये बात किस हद तक सही है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, किस तरीके से प्रॉपर ये प्रोसेस होता है, आज हम लोग सारी बातें जानेंगे इसी सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, आप सभी ने नाम सुना होगा कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। सवाल उठता है कि सर कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग पे यही आना चाहिए कि सर ये कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है और इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे जजेस को कैसे अपॉइंट करते हैं। साथियों, कॉलेजियम सिस्टम की अगर बात करें तो एक पैनल होता है, एक ग्रुप होता है, और इस ग्रुप पे आपके एक तो सीजीआई इंक्लूड होते हैं, और सीजीआई के अलावा 4 मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 4 मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये यहां पर इन लोगों से मिलकर, मतलब टोटल आप ये भी कह सकते हैं कि इन 5 लोगों से मिलकर आपका जो ये कॉलेजियम सिस्टम होता है ये यहाँ पे बनता है। पर यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही थी। दिक्कतें क्या आ रही थी? गवर्नमेंट को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने लोगों के अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही है। तो गवर्नमेंट को लगा कि इसके लिए हमें यहाँ पर एक अलग प्रोसीजर लाना चाहिए, और गवर्नमेंट यहाँ पे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 2014 पे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 2014 पे एक नया प्रोविजन लाती है। और ये नया प्रोविजन क्या लाती है? इस प्रोविजन के माध्यम से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एनजेएसी का गठन करती है। एनजेएसी क्या है? एनजेएसी का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब 2014 के बाद ये जो एनजेएसी का गठन किया गया, इस एनजेएसी पे आपके 6 मेंबर्स हुआ करते थे। एनजेएसी पे यहाँ पर 6 मेंबर्स, 6 सदस्य हुआ करते थे। सवाल उठता है कि सर ये जो 6 सदस्य होते थे उनमें कौन कौन होता था? देखो, कभी भी यहाँ पे अगर बात की जाए तो सीजीआई को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो नंबर 1, यहाँ पर सीजीआई तो होंगे। कोई भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगी या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होगा तो उनमें आपके सीजीआई यहाँ पर शामिल होंगे। तो ये एक आपके सीजीआई शामिल होते हैं। इसके अलावा 2 मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2 आपके यहाँ पर ये हो गए। तो 2 और प्लस 1 3, और प्लस आपके जो भी उस समय करंट में लॉ मिनिस्टर होंगे, कानून मंत्री होंगे, वो आपके यहाँ पे शामिल होंगे। इसके अलावा 2 अदर मेंबर्स, 2 अन्य सदस्य यहाँ पे शामिल होंगे। 2 अन्य सदस्य यहाँ पे आपके शामिल होंगे। ये यहाँ पे प्रोविजन किया गया।
अब सवाल उठता है कि सर ये जो 2 अन्य सदस्य होंगे, क्योंकि यहाँ पे जजेस के अपॉइंटमेंट की बात है, एनजेएसी यहाँ पे जजों का अपॉइंटमेंट करेगा, तो ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बॉडी है कि वो किसी भी डिसीजन को चेंज कर सकती है, किसी के साथ न्याय कर सकती है, किसी के साथ अन्याय कर सकती है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस केस में यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो 2 सदस्य आएंगे इनके लिए फिर एक अलग से प्रोविजन किया गया। क्या प्रोविजन किया गया? प्रोविजन ये किया गया कि जो 2 मेंबर्स हैं, जो आपके ये 2 मेंबर्स मैंने बताया, इन 2 मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, इन 2 मेंबर्स के नियुक्ति के लिए फिर से एक पैनल बनाया जाएगा, और ये जो पैनल बनाया जाएगा, जो सिलेक्शन पैनल होगा, इस सिलेक्शन पैनल में आपके 3 मेंबर्स होंगे, यानी कि ये जो 3 मेंबर्स हैं, ये 3 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि एनजेएसी का जो पैनल है उस पर आपके कौन कौन यहाँ पे शामिल होने चाहिए। अब सवाल उठा कि सर ये 3 सदस्य कौन कौन होंगे, तो इस पे आपके सीजीआई एक आपके शामिल होंगे, पीएम शामिल होंगे, और आपके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जैसे आज अगर बात की जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन आपके राहुल गांधी जी है, तो आपके लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे शामिल होंगे। इस तरीके से ये जो 3 सदस्य हैं, ये 3 सदस्य मिलकर यहाँ पर उन 2 सदस्यों का चयन करेंगे जो यहाँ पे एनजेएसी के मेंबर्स होंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये जो एनजेएसी में 6 मेंबर्स हैं, ये 6 मेंबर्स यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा और कौन यहाँ पे सीजीआई बनेगा। ये मुद्दा था यहाँ पे, ये 2014 की कहानी है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से यहाँ पर ये सारी चर्चाएं की जाती हैं। ये सारी चीज़ें हुई, प्रोसेस चला, और प्रोसेस चलने के बाद इस प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा फेल्योर आया, और फाइनली जाकर जिस कॉलेजियम सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया था या जिसे विस्थापित करने की बात की जा रही थी, फिर से वही कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पे लागू कर दिया गया। इस तरीके से अगर आज वर्तमान में बात करें तो आज वर्तमान में उसी कॉलेजियम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जो पहले किया जाता था, परंतु बीच में यहाँ पे एनजेएसी का प्रोविजन यहाँ पे लाया गया। तो ये बात होगी यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे ये किया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे ये बातें आप लोग समझ गए कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोविजन था। साथियों, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आप सभी को पता है कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, जो भी आपका कॉलेजियम सिस्टम होता है, इस कॉलेजियम सिस्टम में सीजीआई और प्लस आपके 4 मेंबर्स आपके शामिल होते हैं, और यही 4 मेंबर्स और सीजीआई मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किसे सीजीआई बनाया जाएगा और किसे आपके जो अदर जजेस हैं, करेंटली आपके 33 अदर जजेस हैं, तो किसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे सीजीआई की बात करें कि अगला सीजीआई कौन होगा, अगला सीजीआई कौन होगा, जो भी आपके करंट में सीजीआई हैं वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि उनका सक्सेसर कौन होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। सवाल उठता है कि सर इसका बिहाफ क्या होता है, किस बिहाफ में ये डिसाइड करते हैं कि उनका अगला सक्सेसर कौन होगा। ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पर, ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पर कि उनके बाद जो इस समय आपके सीजीआई हैं उनके बाद सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसे है। अब ये 2 बातों पे निर्भर करता है। आपको लगता होगा कि सर क्या ये डेट ऑफ बर्थ के बिहाफ में डिसाइड हो जाता है, तो ये डेट ऑफ बर्थ के बिहाफ में डिसाइड नहीं होता है, ये आपका डिसाइड होता है कि आपने यहाँ पे आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है। अब मान लो कि जैसे 2 लोग हैं और दोनों में से एक व्यक्ति के पास वर्किंग एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो यहाँ पे बनेगा। अब दूसरा केस यहाँ पर ये बनता है कि सर 2 लोग हैं और 2 लोगों के पास सेम वर्किंग एक्सपीरियंस है। मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास 24 साल 66 महीने का 66 दिन का वर्क एक्सपीरियंस है, और दूसरा जो बी व्यक्ति है उनके पास भी 24 वर्ष 66 डेज का वर्किंग एक्सपीरियंस है। उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर यहाँ पर ये देखा जाएगा कि कौन यहाँ पे ज़्यादा ओल्ड एज का है, कौन यहाँ पे ज़्यादा उम्र दराज है, उसको यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर सपोज कर लीजिए कि 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सेम एक्सपीरियंस है और सेम उनका जो एज है वो सेम है,
ऐसा एक्सेप्शन हो सकता है, बट अभी तक हुआ नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये डिपेंड करेगा अन्य बातों पे कि किस व्यक्ति ने कितने यहाँ पे हियरिंग की है, कितना यहाँ पे उसने जो बाकी अचीवमेंट्स है वो कितने हैं, इस बात पर यहाँ पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये सीजीआई और प्लस जो जजेस है वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि अगला जो सीजीआई है वो यहाँ पे कौन बनेगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर होती है कि सर सपोज करिए कि सीजीआई ने बोल दिया कि ए व्यक्ति बने और जो जजेस हैं और जजेस चाहते हैं कि ए व्यक्ति को नहीं बनाया जाए। इस बात, ये भी दो बातों पे डिपेंड करता है। सपोज करिए कि दो लोग कह रहे हैं, जजों में से दो लोग कह रहे हैं कि ए को बनाया जाए और सीजीआई कह रहे हैं कि ए को बनाया जाए, ठीक है। अब दूसरा केस ये है कि दो लोग जो है वो इसके विरोध में हैं। दो लोग कह रहे हैं कि ठीक है बनाया जाए और दो लोग कह रहे हैं कि नहीं बनाया जाए। तो इस केस में अगर दो लोग कह रहे हैं कि नहीं बनाया जाए तो फिर ए व्यक्ति को यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा, कितना भी सीजीआई कुछ भी कहते रहे कि नहीं ए को बनाओ, ए को बनाओ, ए को बनाओ, नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि कॉलेजियम पे जो अदर जजेस हैं, जो 4 मोस्ट सीनियर जजेस हैं, इनका भी जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद क्या होता है, अब सपोज करो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि सहमति बन गई ए व्यक्ति पे। अब जो ए व्यक्ति का रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन आपके लॉ मिनिस्टर के पास जाता है, जो आपके कानून मंत्री हैं उनके पास जाता है रिकमेंडेशन। लॉ मिनिस्टर के बाद फिर आपके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास ये रिकमेंडेशन जाता है और फिर प्राइम मिनिस्टर ये जो रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं। और इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस बात पर मोहर लगा देते हैं कि इस व्यक्ति को यहाँ पे जज बना दिया जाए। तो ये आपका यहाँ पर सीजीआई का प्रोसीजर होता है। दूसरी बात यहाँ पर, ये तो बात मैंने आपको सीजीआई की बात बता दी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि जैसे हम बात करें कि करेंटली सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस हैं। आप बोलोगे यस सर, करेंटली सुप्रीम कोर्ट में आपके 33 जजेस हैं। अब यहाँ पे जो 33 जजेस हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो साथियों, ये जो अदर जजेस हैं इनका भी अपॉइंटमेंट जो है वो आपके कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है। और ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये कॉलेजियम सिस्टम आपका फिर से वही सीजीआई और प्लस 4 जजेस से मिलकर बनता है। और अदर जजेस के केस में जो सीजीआई है उनका रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि किसे यहाँ पर जज बनाया जाए। ये तो बात होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के बारे में। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। साथियों, यदि हम यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि हाई कोर्ट पर भी आपके सीजे और प्लस जो अदर जजेस हैं वो यहां पर होते हैं। अब यहां पर भी दो बातें, एक तो सीजे वाली बात है कि जिस अगर मान लीजिए जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीजे को अपॉइंट करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से हम इनको अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें सीजे को अपॉइंट करना है तो इस केस में जो आपके सीजे हैं वो किसी एक व्यक्ति का नाम रिकमेंड करते हैं कि इस व्यक्ति को यहाँ पे हाई कोर्ट का सीजे बनाया जाए। कौन रिकमेंड करेगा? जो सीजीआई होंगे, ठीक है। अब जो सीजीआई है वो यहाँ पे नाम रिकमेंड करेंगे। जो नाम है वो रिकमेंड करने के बाद ये नाम आपका लॉ मिनिस्टर के पास जाएगा और लॉ मिनिस्टर के माध्यम से होते हुए फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के होते हुए फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर यहाँ पर इस पर मुहर लगा दी जाएगी। पर एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सीजीआई के अलावा जो उस स्टेट के गवर्नर हैं, जो उस राज्य के गवर्नर हैं, मान लो जैसे यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीजे को अपॉइंट करना है तो उस केस में हमें यहाँ पर जो यूपी के गवर्नर है उनका रिकमेंडेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जो अदर जजेस हैं, अदर जजेस के लिए फिर हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है, जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम है, और हाई कोर्ट के कॉलेजियम पे कौन शामिल होगा? वहाँ के जो सीजे हैं हाई कोर्ट के और प्लस 4 मोस्ट सीनियर जजेस। तो ये जो कॉलेजियम है, ये कॉलेजियम यहाँ पे बताएगा कि किस व्यक्ति को यहाँ पे हमें
जज बनाना है, क्या करना है, तो इसके लिए यहाँ पर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका यहाँ पे रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर दो बातें हैं जो मैंने आपको, एक हाई कोर्ट के सीजे के बारे में बताया, तो उस केस में जो सीजेआई हैं उनका रिकमेंडेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पे बताई कि जो आपके हाई कोर्ट के अदर जजेस हैं उनमें आपकी जो हाई कोर्ट की जो अदर मेंबर्स हैं, जो अदर जजेस हैं, उनकी भूमिका यहाँ पे कॉलेजियम पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में कुछ और बात करेंगे। थैंक यू सो मच।